नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा इस पर मैराथन चर्चा हुई। लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया। लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई और इस विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। और रुख अगली खबर का कर लेते हैं। तकरीबन 60 सांसदों के भाषण और 12 घंटे की बहस के बाद संसद ने देर रात इतिहास रचा। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई डिबेट रात 12 बजे तक चली और फिर अगले 2 घंटे इस पर ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग का दौर चला। आखिर में वही हुआ जिसका आंकड़े पहले से ही इशारा कर रहे थे। बिल पास होने के बाद साथी मंत्रियों और सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी। ये 3 तस्वीरें कल लोकसभा में जो कुछ हुआ उसका सार बताती हुई। तो पहले मैराथन बहस हुई है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी बातें रखी गई। 8 घंटे का ये वक्त मुकर्रर था, लेकिन 12 घंटे तक ये बहस चली है और रात 12 बजे तक बहस चली, जिसमें सत्ता पक्ष ने जवाब दिए हैं, विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। जितने संशोधन थे एक एक कर खारिज होते गए। देर रात 2 बजे जाकर यह फैसला हुआ कि 288 वोटों के साथ ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है। और जिन लोगों ने बिल के समर्थन में वोटिंग की, सबने एक दूसरे को बधाई दी। इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का ही वक्त निर्धारित है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी और कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 45 मिनट का वक्त मिलेगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल राधा मोहन दास अग्रवाल, वहीं गुलाम अली खटाना हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ दिया। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। यह बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम आरोप उन्होंने संसद के अंदर लगाए। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो सब असंवैधानिक है। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो
उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा। तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा। तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया। और बहस के दौरान किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जमकर सुनाई है, पूछा कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे बार बार असंवैधानिक कहा जा रहा है, तो आप ही बताएं। समझकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है, उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है, तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना यह कहां तक जस्टिफाई करता है। इंडियन स्टेट से लड़ेंगे जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसा तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया तो अखिलेश के योगी वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि योगी यूपी में रिपीट करेंगे और बीजेपी अभी भी 3 टर्म और सरकार बनाएगी। की राजनीति कर सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधा है। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में
वो भी रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक नहीं दो बार जमकर वार किया और इससे पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के तुरंत बाद देर रात 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर में हिंसा में कमी आई है और जल्द ही मणिपुर में शांति लौटेगी। सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी प्रयास उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए, और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता माननीय। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई है। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं, मगर पहली चिंता शांति प्रस्तापित करने की है। जैसा मैंने कहा 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक है। और खबर बाराबंकी से, जहां पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी हुआ। शातिरपुर, फतेहपुर और कानपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक कार, तमंचा, कारतूस और 8,000 कैश बरामद हुआ। रामनगर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक फार्म हाउस में लूट की वारदात हुई थी, जिस मामले में यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मास के पास से वैगनार कार, तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस और 8,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ से पाया गया कि यह बदमाश 26/27 मार्च की रात में जुडौरा फार्म हाउस पर हुई लूटपाट की घटना में अपने साथियों के साथ सम्मिलित था। साथी के नाम जो इसके द्वारा बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। निश्चित तौर पर यह पुलिस का एक सराहनीय कार्य है और एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा करने में कामयाबी मिली है। और अगली खबर ललितपुर से, जहां गांव में खोली जा रही देसी शराब की दुकान के विरोध में गांव वालों ने हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने देर रात दुकान के सामने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली, मेहरौनी और चौकी पुलिस ने किसी तरह गांव वालों को समझाकर शांत कराया। कुम्हेड़ी में बस स्टैंड पर नई शराब की दुकान स्वीकृत हुई है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं।
अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस ने 3 फर्जी जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इन फर्जी अधिकारियों को एक बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। पकड़े गए फर्जी अधिकारी व्यापारियों के पास जाकर सामान के बिल चेक किया करते थे और उन्हें फर्जी बताते हुए व्यापारी को हड़काया करते थे और पैसे उगाही करते थे। तीनों शातिर गाड़ी से थाना कटहर क्षेत्र में स्क्रैप व्यापारी इब्राहिम के यहां पहुंचे और खुद को सेल्स टैक्स ऑफिसर बताया, बिल बुक मांगी और बिलों की जांच शुरू की। तीनों ने फर्जी बिल बताते हुए व्यापारी से पैसों की डिमांड की। शक होने पर पीड़ितों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और ये पकड़े गए। उस गाड़ी में जो बोलेरो कार थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक बोर्ड भी रखा हुआ था। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया है और जो गाड़ी थी, गाड़ी का डिटेल्स मेरे पास था, उसके आधार पर हम लोगों ने लोगों को आइडेंटिफाई किया है। इसमें 3 लोग हैं जो यही सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और उनसे रिकवरी भी करेंगे। सर, कितना अमाउंट उन्होंने रिकवर किया था व्यापारियों से? देखिए, अभी उनका तो जो कहना है उसमें लगभग 2-4 हज़ार रुपए की बात आई है, लेकिन जब हम उनको अरेस्ट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली कितना अमाउंट इन लोगों ने लिया था। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां एसओजी सर्विलांस और चिल्हिया पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जेवरात समेत 22,000 कैश बरामद किया गया। शातिरों पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर घूम घूम कर रेकी कर रहे थे और मकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, 44,000 रुपये नगद जो चोरी के सामान को बेच करके प्राप्त किए गए थे। चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा ताला तोड़ने के औजार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम सोनू शर्मा, थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर, सूरज यादव, थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर, योगेश मौर्य, थाना कैंपियरगंज गोरखपुर, अर्जुन साहनी, थाना ब्रिजमनगंज महाराजगंज है। इसमें योगेश मौर्य के ऊपर पूर्व में 9 मुकदमे, सूरज यादव के ऊपर 2 मुकदमे, सोनू शर्मा के ऊपर 3 मुकदमे तथा अर्जुन साहनी के ऊपर 1 मुकदमा है। हरदोई में दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें अधिकारियों ने तैयारियों को परखा। एएसपी, सीओ, एसडीएम, इंस्पेक्टर समेत भारी संख्या में बॉडी प्रोटेक्टर पहने पुलिस बल ने नगर भ्रमण किया। कस्बे में जगह जगह मुस्तैद पुलिस कर्मचारी को देखकर लोगों को लगा कि शायद वाहन चेकिंग काफी सख्त हो रही है। कस्बे के लगभग सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। अधिकारियों ने दंगा नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर इटावा से, जहां ढाकाताल गांव में झोपड़ी में भीषण आग लगी, जिसमें एक गाय की मौत हो गई। इस घटना में गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया। इन्होंने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की। लखनऊ प्रताड़ना से तंग आकर दी जान रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी पर आरोप है। 42 साल के महेश निषाद ने आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाया। रिटायर्ड जज के घर पर खाना बनाता था ये शख्स। जज की पत्नी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। चोरी की गई रकम लौटाने का दबाव उस पर बनाया जा रहा था। मृतक की पत्नी के मुताबिक महेश ने चोरी नहीं की थी, लेकिन उसे बार बार परेशान किया जा रहा था और इसी अपमान में उसने खुदकुशी कर ली। प्रताड़ना से तंग आकर रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के घर पर काम करने वाले शख्स ने जान दे दी। मम्मी जी आज के बाद से नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि आज हम जा रहे सुसाइड करने। मम्मी जी आज के बाद से नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि आज हम जा रहे सुसाइड करने। मम्मी जी आज के बाद से नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि आज हम जा रहे सुसाइड करने। मम्मी जी आज के बाद से नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि आज हम जा रहे सुसाइड करने।
तो दिल को झकझोर देने वाला ये वीडियो बनाया। आखिरी वक्त में भी वो अपनी मालकिन को मम्मी जी आपसे नहीं मिल सकते ये कहकर वीडियो बनाता है और खुदकुशी कर लेता है। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आखिरी चरण में पहुंच गया है। बुधवार को राम मंदिर के शिखर के साथ साथ राम मंदिर के परकोटे में बनाए जाने वाले 6 मंदिरों के शिखर की भी प्रतिष्ठा पूजन होनी है। मंदिर में ये पूजा हो गई है। मंदिर में पत्थर लगाने के साथ साथ सभी कार्य पूरे किए गए। मंदिर के शिखर का निर्माण रामनवमी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर लगभग बनकर तैयार है। मंदिर के ऊपर अब पत्थरों का बना हुआ शिखर लगाया जाएगा। इसी प्रकार परकोटा में 6 मंदिर बनेंगे, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। उन पर भी पत्थरों के बने हुए शिखर लगाए जाएंगे। आज सभी 7 शिखर जो पत्थर के बने हुए हैं उनका सामूहिक पूजन किया गया। झांसी की रहने वाली एक महिला ने पीएम मोदी की तस्वीर लूडो के डाइस से बनाकर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी की इस अनोखी तस्वीर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर 5 इंच लंबी और 5 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी है बताई जा रही है। झांसी में कैलाश रेजिडेंसी की रहने वाली प्रीति अग्रवाल ने 3900 से ज्यादा लूडो डाइस का इस्तेमाल किया इस तस्वीर को बनाने में। मैंने ये बच्चों का डाइस होते हैं लूडो खेलने वाले, तो एक बार बच्चे के साथ खेल रही थी तो सोचा क्यों ना कुछ मैं बना के देखूं उससे। तो खेल में बस मैंने इसका क्रिएटिविटी में इसको कन्वर्ट कर दिया और मोदी जी की एक पोर्ट्रेट बनाई है। 3900 करके कुछ डाइस यूज़ किए हैं। कितना समय लगा मैम इसको बनाने में? जी 2 महीने लगभग लगा। सीएम योगी का प्रयागराज और वाराणसी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के रिंगवेरपुर धाम में निषाद राज गुहा की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। धाम को कई बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मत्स्य विभाग की कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय काशी दौरा आज से शुरू होगा। सीएम योगी दोपहर 2:30 बजे के बाद काशी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचकर मुख्यमंत्री राम जानकी मठ में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। राम जानकी मठ जाकर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद काशी दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आने वाले हैं। उनके दौरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे।